88 शब्द प्रति मिनट शुरू। वशीर चंद बनाम हरियाणा राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने एक बार पुनः विनिश्चित किया कि धारा 306 लागू करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मृत्यु आत्महत्या के परिणाम स्वरूप ही हुई है विराम। इस मामले में यद्यपि मृतका नव विवाहिता वधू थी, लेकिन यह सिद्ध नहीं हो पाया कि उसके द्वारा आत्महत्या ही की गई थी, क्योंकि यह एक दुर्घटना मात्र होने की भी प्रबल संभावना थी। परंतु यह तथ्य साबित हो चुका था कि पति द्वारा दहेज की मांग की जाती रही थी। अतः पति तथा उसके घर वालों को धारा 498 के अंतर्गत दहेज के लिए बहू को प्रताड़ित करने के अपराध के लिए दंडित किया गया। मोतीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य। अब छत्तीसगढ़ के वाद में अभियुक्त पति अपनी पत्नी मृतका को पर्याप्त दहेज न लाने के कारण निरंतर तंग किया करता था, पीटा करता था और धमकी दिया करता था। मृतका ने कई बार अभियुक्त को अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध स्थापित करते हुए पाया था, जिससे पति पत्नी के मध्य संबंध तनावपूर्ण रहते थे। अंततः मृतका ने कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या कर ली। सत्र न्यायालय ने अभियुक्त पति को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 तथा 306 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया और दंडादिष्ट किया। अपील में उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई। अतः अपीलार्थी अभियुक्त द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि अभिलेखगत व्यापक सामग्री निचले दोनों न्यायालयों द्वारा अभिलिखित एक ही तथ्यात्मक निष्कर्षों का समर्थन करती है। अभिलेखगत साक्ष्य द्वारा पर्याप्त रूप से मृतका के साथ क्रूरतापूर्ण कृत्यों द्वारा निरंतर संताप कारित करने का मामला सिद्ध होता है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध मामला सिद्ध होता है और उसे ठीक ही दोष सिद्ध करके दंडादिष्ट किया गया है। परिणामतः अपील खारिज किए जाने योग्य है। पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य के एक अन्य वाद में अभियुक्त को उसकी पत्नी एकता को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने के अपराध में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत 6 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया। इस वाद के तथ्य इस प्रकार थे। अभियुक्त का विवाह एकता के साथ सन 1983 में हुआ था। विवाह के 4 माह बाद एकता अपने भाई सुदर्शन कुमार के यहाँ आई और उसने कहा कि उसका पति तथा ससुराल वाले उससे 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, जो सुदर्शन कुमार ने तत्काल पूरी कर दी। 1 वर्ष बाद एकता ने अपने भाई को पुनः आकर बताया कि उसके ससुराल वाले उससे बार बार रुपयों की मांग करते हैं तथा उसे प्रताड़ित करते हैं, अतः अब वह ससुराल नहीं जाएगी। लगभग 8 माह बाद पंचायत की समझाइश से उसे पुनः ससुराल भेजा गया। इसके बाद एकता के पति ने पत्नी के भाई
सुदर्शन कुमार से मारुति वैन की मांग की, जिसे अस्वीकार कर दिया जाने के कारण अभियुक्त पवन कुमार ने अपनी नाराजगी जताई। दिनांक 17/9/85 को सुदर्शन को दूरभाष पर संदेश प्राप्त हुआ कि एकता जल गई है, अतः वह अपनी माता व डॉक्टर किशनलाल के साथ एकता के ससुराल पहुंचा, जहां उसे बताया गया कि एकता को चंडीगढ़ ले जाया गया है। जब ये लोग चंडीगढ़ पहुंचे तो एकता मर चुकी थी। विधि विज्ञान विशेषज्ञ की राय, पोस्टमार्टम तथा डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार यह आकस्मिक दुर्घटना न होकर निश्चित रूप से आत्महत्या का मामला था। घटना स्थल के मुआयने तथा साक्षियों के बयान से भी इस बात की पुष्टि होती थी कि एकता ने आत्महत्या करने के लिए स्वयं को जलाया था और यह एक दुर्घटना मात्र नहीं थी। अभियुक्त के बचाव में एकमात्र तर्क यह था कि एकता ने पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए मृत्युकालिक घोषणा में कहा कि जब वह घटना के दिन प्रातः 8:30 बजे स्टोव पर दूध उबाल रही थी, उस समय उसके सास ससुर एवं पति इनमें से कोई भी घर पर नहीं थे और वह अकेली थी। जैसे ही उसने स्टोव में तेल डालने के लिए मिट्टी के तेल की शीशी उठाई, वह नीचे गिरकर टूट गई और तेल उसके कपड़ों पर गिर गया, जिसने आग पकड़ ली और इस तरह वह जल गई। परंतु उच्चतम न्यायालय ने उक्त मृत्युकालिक घोषणा को संदेहास्पद मानते हुए कहा कि अन्य साक्ष्यों एवं जलने के स्थानों को देखते हुए यह स्पष्ट था कि यह घटना आकस्मिक नहीं थी। स्टॉप।